हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। आज का ये वीडियो जैसा आपको पता है हम कर रहे हैं DSSB के PYQs को सॉल्व। तो उसी क्रम में ये एक वीडियो है जिसमें हम DSSB द्वारा पूछे गए किसी भी एक पेपर का एक सेट, उसमें मैथ का सेट उठा के हम सॉल्व करेंगे उसे और जानेंगे कि क्या DSSB बार बार अपने एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर सबसे पहले वीडियो से पहले मैं दे देता हूँ, जो इस बार भी दूंगा कि भाई देखो ऐसा है, ये वीडियो है मेनली फोकस्ड उन बच्चों के लिए जो भाई जनरल पार्ट की तैयारी इतने नहीं की जिन लोगों ने, और जो लोग सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम की ही तैयारी करते हैं। मेनली उन्हीं लोगों के लिए है, या किसी वजह से भाई वो अभी अभी तैयारी में आए हैं और उन्होंने फॉर्म भरा है अपने अपने DSSB या किसी भी तरीके का और TGT PGT का जहाँ पर जनरल पार्ट आता है। तो ये उन लोगों को मेन फोकस रख के वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई जो पहले से प्रो बंदे हैं और बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी जहाँ जनरल पार्ट पूछा जाता है उनके लिए वो करते हैं, क्योंकि भाई वो लोगों के लिए ये जो सेक्शन होता है ये बहुत आसान होता है और बहुत इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो भाई आप लोगों तो ऐसा कोई अगर देख रहा है तो भाई मैं पहले ही बता दूँ कि आप कहीं मुझे कमेंट में गालियाँ दो कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, कि बिल्कुल बेसिक बता रहे हो और छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो। तो भाई ये वीडियो तो है ही नहीं आपके लिए, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल भाई बेसिक लेवल पर ही हैं अभी बंदे। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है फेस, जो सिर्फ टू द पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं कि भाई कुछ नंबर गेन करके जनरल पार्ट में थोड़ा बहुत स्कोर कर लिया जाए। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है अपने एंड से, तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। आंसर मैच होता है, उसे लगता है उसका तरीका बेस्ट है, तो तुरंत भाई क्या करना है, स्किप मार के अगले क्वेश्चन में पहुंच जाना। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बहुत बातें हो गई हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन देखा, देखो मैथ का क्वेश्चन दे रखा है और थोड़ा सा लेवल इसमें जो वाले पेपर का मुझे लगा थोड़ा ठीक ठाक ही लेवल लगा है इस मैथ सेक्शन का खास। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन ये है कि 10 परीक्षण का औसत दे रखा है 40। अब औसत आपको सबको पता ही होगा, औसत का मतलब होता है कि जितने भी परीक्षण होते हैं, जितने भी डाटा होता है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं और जितने डाटा हैं, जितने नंबर ऑफ़ डाटा है उनसे डिवाइड कर लेते हैं, तो तब हमें मिल जाता है औसत। ठीक है, तो वैसे ही कुछ 10 परीक्षण थे, उनका औसत आया 40। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि 45 की जगह पर हमने गलती से 35 पढ़ लिया गया। तो सही, अब जब हमने नंबर ही गलत पढ़ा है तो औसत भी इसका मतलब गलत आ रखा है, तो सही यहाँ पर क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिक से समझने का तरीका ये है कि भाई ऐसा है, 10 को हमने जब जोड़ा होगा 10 परीक्षणों को, तो कुल टोटल बना होगा, एक टोटल बना होगा, उसे हमने डिवाइड किया होगा किससे, उसे डिवाइड किया होगा हमने 10 से, और हमें मिल गया होगा औसत जो कि आया 40। अब अगर यहाँ से हमें टोटल निकालना चाहिए कि टोटल था कितना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टोटल और इस 10 को भेजेंगे यहाँ, जो जाएगा मल्टीप्लाई में और बनाएगा 400। मतलब जो टोटल है वो 400 आया है। ठीक है, कब, जब हमने गलती से 45 की जगह 35 ऐड कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, इसका मतलब तो पहले तो इस टोटल में से 35 को हटाओ जो गलती से आ गया है, और सही नंबर लेके आओ जो वास्तव में आना था, जो कि है 45। ठीक है, तो अब जो सही टोटल आना चाहिए था वो कितना था इसका, वो हो जाता 45 में से 35 माइनस होता तो बचता 10 प्लस का, तो ये होता 410। अब निकालना है इसका औसत, सही औसत भी तो निकालना था, तो सही औसत के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0 से 0 कट जाएगा ये, तो आंसर मिलेगा 41। ठीक है, ये दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मंदार ने एक बैंक में इतने का निवेश किया है, और अगर हम ये माने कि जो ब्याज की जो दर है वो वार्षिक संयोजित होती है, यानी कि पर ईयर जो है पर एनम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो और पहले साल के लिए जो दर है, रेट है, वो है 6% का, और दूसरे साल के लिए है 8%, यानी कि 8% का। तो बताना है कि 2 वर्ष बाद उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो ध्यान से, भाई पैसा लगाया कितना है पहले तो उसको नोट कर लेते हैं। पैसा लगाया है 52,500 रुपये। ठीक है, अब पहले साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% की, और दूसरे साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कितनी, 8% की। इसका मतलब पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखो, प्रतिशत का मतलब ये है कि भाई 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है 6/100, मतलब होता है इसका 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, यानी कि अगर 50 रुपये लगाओगे तो उसमें 3 एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब कि 50 से चीज़ कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 53। 50 की वैल्यू 53 हो जाती है। इसी तरीके से 8% का भी हो जाएगा, 8/100 करके निकाल देंगे।
इसका हो जाएगा 8/100 यानी कि 4 से 25, 4 से 2 यानी कि 25 से 27 हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी तो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप में ध्यान देना है कि जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसकी, ये बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज की सिचुएशन में आप देख लीजिए करना कैसा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे, हम लिखेंगे भाई 6% का मतलब हमें पता कितना होता है। 6% का एक फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो पहले, कितनी होती है 6/100 मतलब 2 3 6, 2 पंजे सॉरी 2 पंजे 10 और 5 एक जीरो आ जाएगा। यहाँ 8% निकाल लेते हैं, ये होगा 8/100। 4 से कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा 2 बार। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 50 से 53, यानी कि पहले साल में 50 का अमाउंट हो जाएगा 53 और दूसरे साल में 25 का जो अमाउंट है वो हो जाता है कितना 27। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं जो ये बात कर रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हो रही है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से इस चक्रवृद्धि ब्याज पर फोकस कीजिए। कैसे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो ऐसा करना है। फिर हम ये करते हैं, इन दोनों की कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों की कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ करेंगे 25 पंजे होता है 125, एक जीरो, ये आ जाएगा 1250। यहाँ करेंगे 27 या 81 की एक हाथ से 8 लगेगा, 27 पंजे कितना होगा 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 135 और 8 13 यानी कि 143 यानी कि 1431। अब देखो इन शॉर्ट में मतलब बात ये बनी कि जो 1250 रुपये हमारे होंगे वो टोटल बन जाएंगे कितने 1431। ठीक है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला भाई 1250 1431 हो गए, ब्याज कितना मिला, तो इसमें से इसको करते हैं माइनस। तो माइनस करने में हमें प्राप्त होगा एक, देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो एक, 13 में से 5 ये 8 और 12 14 13, 13 में से 12 गया एक, 181 मिलेगा ब्याज के रूप में। ठीक है, पैसा कितना 1250, क्या वास्तव में पैसा 1250 है, नहीं, 1250 की वैल्यू कितनी है 52,500। ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ जूम करके लिख देता हूँ। तो 1250 की वैल्यू है 52,500, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 1250 की। तो ये निकाली हमने पहले एक की वैल्यू, एक की वैल्यू निकली, अब हमें निकालनी है ब्याज की वैल्यू। ब्याज हमने कितना कहा था, इसके अकॉर्डिंग ब्याज था 181। ठीक है, तो 181 की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 181। ठीक है, ध्यान से देखिए, जीरो से जीरो कटेगा, 25 का अगर डिवाइड दे दें यहाँ तो 25 पंजे होगा 125, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, फिर 25 से कम 25 और जीरो, 5 से काटेंगे 5 को 20, 5 दूनी 10, यह आया 42 गुणा 181। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, अगर हम 181 और 42 की, तो यह आएगा 2 6 और 3 4 और 7 2, तो 2 4 4 10 के जीरो से ले 5 6 7, तो ये आएगा 7 6 जीरो, तो यानी कि इतना ब्याज मिलेगा भाई 2 साल बाद। तो यही क्या है ऑप्शन, हाँ जी यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 7602 इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई हमने सॉल्व कैसे करना है। देखो पहले ध्यान से देखो, अगर ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में है, मतलब डिवीजन का मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई समझ लो, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लाई डिवीजन है। तो पहले इस नंबर को यहाँ से हटा लेते हैं, तो ये यहाँ जाएगा किस में, डिवाइड में। तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 36। अब 36 जो होता है वो किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, लेकिन साथ में है यहाँ पे k-3। ठीक है, अपॉन में इसे लिख देंगे 5 का स्क्वायर, लेकिन साथ में हो जाएगा यहाँ पर भी k-3। अभी k-3 पूरे बड़े ब्रैकेट में है, मतलब कि इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, अब जो डिवाइड है ये चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन में इनटू में, और इसे करते हैं रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। तो 5 को ऊपर ले जाएंगे अगर, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2k-6, कितना हो जाएगा 2k-6। यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा k-2 का डिवाइड 6 में कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो मतलब 5 को ऊपर ले गए तो पावर थी 2k-6, जिसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में कितना 2k-3, अपॉन में सेम करेंगे ऐसे 8 2k-3।
अब आप देखेंगे इस पावर से ये पावर कट जाएगी। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पे 180 था, ये 320 हम लेके थे डिवाइड में, तो यहाँ 320 आ गया, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 6 का बन जाएगा, 2 से जाएगा, 2 9 18 और 2 से 16, तो 9/16 आ रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने भाई देखो इसके बाद इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन आपने ट्राई करने कि कहाँ पर 9/16 का ही रेशियो बन रहा है इस पर। मतलब ये देखो, ये जो बना है, जो अब ये जो नंबर बना है, ये बना है 6(2k-3) 2k-3 इक्वल टू 9/16 का रेशियो होना चाहिए था। ठीक है, तो k की ऐसी वैल्यू रखनी है जहाँ पर ये 9/16 का रेशियो बना दे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं k की वैल्यू 4 रख लेता, मान लो पहली बार में, ठीक है, जनरली जो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे, हमें से थर्ड ऑप्शन चेक कर लेना, उसके बाद पहला ऑप्शन चेक करना। ठीक है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ऐसा करना चाहिए अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो, मतलब क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा कि थर्ड वाला ऑप्शन ही सही हो वैसे। ठीक है, तो k की जगह 4 रखना है, तो देखिए 6(2) k की जगह रखेंगे 4 में से 3 गया 1, तो ये 2 ही तो रहेगा खाली, 6 की पावर 2। ये 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया 8 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 36/64, और अगर मैं इसे करूँ छोटा तो 4 9 36 और 4 से 16 बार, यही रेशियो है 9:16 का। यहाँ पर भी वही रेशियो था 9:16 का, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही जवाब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहा है कि प्रथम 69 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। अब औसत आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, और मतलब हमें एक प्राकृतिक संख्या होती है 1 3 5 7, मतलब विषम प्राकृतिक संख्या है 9 11, ऐसे करते 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 मतलब ये टोटल हमें 69 संख्याएँ ढूंढनी है और फिर इसका औसत निकालना है। तो भाई देखो ऐसा है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछा नहीं होगा उसने। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में कुछ और बात है, कुछ और तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन और तरीके से ऐसे होगा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, पहले कोई एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसने 69 नहीं बोला होता, इसने बोला होता शुरू की 5 विषम संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, तो शुरू की 5 तो हम लिख सकते हैं ना, 1, अगली क्या हो जाएगी, हाँ अगली हो जाएगी आपकी 3, फिर हो जाएगी 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारी 5 विषम प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, हो गई हैं। अब बोलेगा बताओ इसका औसत क्या है। संख्याएं कितनी है, 5 हैं। क्या जो ये विषम प्राकृत संख्याएं हैं, क्या इनमें कोई गैप है, लगातार संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे जी लगातार संख्याएं हैं, मतलब 1 3 5 7 9 एक क्रम में बढ़ रहा है, एक क्रम चल रहा है, मतलब कि सारे टर्म्स के बीच में जो गैप है वो सिमिलर गैप से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ, जो कि मैं नहीं जोड़ूंगा, आप कर लीजिए चेक, मतलब डायरेक्टली बताता हूँ, और 5 से डिवाइड दूँ तो आंसर मिलेगा 5 ही। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैं 3 ले लेता सिर्फ, तो 1 3 5, कितनी संख्या है, 3 संख्या है, जोड़ के डिवाइड कैसे करेंगे, 3 से, आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। रूल समझ में आ गया होगा कि बात क्या चल रही है। ठीक है, तो बात ये चल रही है भाई कि ऐसा है, अगर विषम प्राकृत संख्याएं बोला या सम प्राकृत संख्याएं बोला, जितनी संख्याओं की बात हो रही है और वो लगातार चल रही है, मतलब कि उनमें कोई गैप नहीं, सब में एक इक्वल गैप लेके चल रही है। मतलब जैसे देखो यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, जो नंबर है हमारे वो एक इक्वल गैप में है, तो जितनी संख्याएं बोला होता औसत उतना ही होता है। ख़त्म। इसका मतलब आंसर कितना बोला था, 69 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो कितना होगा, 69 ही होगा। अगर इसकी जगह पर हमें कल दे देगा 71 का, तो 71 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ बोला है इसका निकालना है लॉस ऑफ LCM। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी आए, आपने क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर देना है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिनमें किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता, जैसे कि 2 3 5 7 11 13। ठीक है, इन नंबर्स में ब्रेक करना है या इन नंबर्स की पावर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, देखो क्योंकि आंसर में भी यही नंबर देखने सारे। चलो पहले वाले में देखो क्या है, अगर मैं पहले वाले को देखो ध्यान से आप देखें, तो ये लिखा है 3 की पावर 2। ठीक है, फिर 7 की पावर 2 लिखा है और 7 कहीं पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब इस 15 को मैं लिख सकता था 3 × 5,
3 गुणा 5 का मतलब होता है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और गुणा में पावर्स जुड़ जाती हैं। 3 की पावर 2 ये था और 3 की पावर 1 ये था, ठीक है। 3 की पावर 1 ये था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो यानी कि 3 की पावर 3 हो जाता, एक 5 और आ जाता, एक ये 5 और आ जाता। अगला वाला देखिए, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ लिखिए 3 की पावर 2 और यह 15 का स्क्वायर, मतलब 15 गुणा 15, और ये 15 में एक 3 है, एक 5 छुपा है, मतलब इस एक 15 में ये 15 कैसे बना होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 करके। ये भी वाला 15 भी ऐसे ही बना होगा, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है, और 3 की पावर 2 ये पहले से है, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितना हो गया, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ठीक है। 5 की पावर 2 ये है, और ठीक है, और फिलहाल तो नहीं ना, अभी कोई 5 की पावर नहीं दिख रही, तो 5 की पावर तो रही 2, ठीक है। और यहाँ लिखा 17, तो लिख देते हैं 17, ठीक है। अब तीसरा वाला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ देखो इसमें छुपे हैं, यहाँ पे छुपी ना 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 3 गुणा 5 15 होता है, इसका मतलब ये भी है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब लिखा है आगे 7 की पावर 3 और ये लिखा है 17 की पावर 2, तो सभी को लिख लिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में उनकी पावर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब लॉसो कैसे निकलेगा, तो लॉसो निकालने का सिंपल सा फंडा है, सबसे बड़ी जो पावर्स हैं उनको पकड़ लो, आ गया लॉसो। 3 की सबसे बड़ी पावर 4 है, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, 2 से बड़ी कोई पावर नहीं है, ठीक है। 7 की बड़ी पावर क्या है, 3 है, 17 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। लो ये आ गया लॉसो एलसीएम, जो किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करना है सरल, तो सरल करने का रूल आपने बचपन में किसी ना किसी क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा, जैसे हम बोलते हैं कौन सा रूल, जिसे बोलते हैं बॉड मास रूल, ठीक है। अब इस बॉड मास रूल से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबको पता ही होगा ये रूल, तो जिसमें क्या है, सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो भी स्मॉलर ब्रैकेट करेंगे, तो कहाँ पर है, इस जगह पर है, तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 6 8 या 48, ठीक है, 64। अब अच्छा देखो डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, मतलब 48 आएगा यहाँ नीचे, मल्टीप्लाई 36। अब इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करने की बारी थी, तो 12 से डिवाइड दूंगा 4 टाइम, 12 से दूंगा 3 टाइम, 4 से देंगे इसको 16 टाइम, और 16 8 जगह 3 जगह कितना हो जाएगा 48, मतलब ये पूरा आंसर सॉल्व हो गया, कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 26 डिवाइड 96 मल्टीप्लाई 48, अगर मैं 48 से इसको डिवाइड करूँ तो जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा ये 13 बार, और 13 मल्टीप्लाई 6 होता है 78, यानी कि 78 इसका सही जवाब। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, एक कस्बा है, उसकी वर्तमान जनसंख्या दे रखी है इसने 12,000, अभी की जनसंख्या कितनी है, 12,000 है, और 2 क्रमिक वर्ष हुए, एक में 25% की वृद्धि हुई और एक में 38% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% की कमी हो जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो देखो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे हमने अभी पहले किया था, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा, ठीक है। तो क्योंकि भाई जनसंख्या जो बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है चक्रवृद्धि ब्याज के अनुपात उसमें, ठीक है, ना कि साधारण ब्याज में, ठीक है। तो पहला लिखा 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिख लेते हैं क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 25/100, मतलब 1/4, ठीक है। 38% की देखते हैं क्या होगी, इसकी हो जाएगी 38/100, यानी कि हो जाएगी 19/50। तीसरी 50% की कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1/2, तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो देखो पहले 2 केसेस में ये बढ़ रही है और ये वाले में घट रही है, यानी कि 4 से 1 बढ़ी 5 हो जाएगी, 4 से बढ़ के 5 हो गई। यहाँ 50 से बढ़ के 19 बढ़ के ना, 50 थी 19 बढ़ी, तो 50 से बढ़ी 19 बढ़ी तो कितनी हो गई 60 और 69,
69 हो गई। यहाँ कम हो गई, 2 से 1 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी, तो 1 ही यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, ये है हमारा टोटल जो पहले वैल्यू थी और ये वैल्यू सबकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा टोटल जो बाद वाली वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बाद में हो गए 3 साल के अंत में। तो पूछा ये कि 3 साल के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है, तो टोटल जनसंख्या ही पूछी है, कितनी बड़ी ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको फ्रैक्शन में काट भी सकता हूँ। 5 1 जा 5, 5 से 10 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10 4 जा 40, 2 जा 80, हो गया 80, और ये हो जाएगा इस तरीके से 69 1 जा 69, यानी कि टोटल जनसंख्या जो थी पहले 80 थी, 80 से कम होकर कितनी होगी 3 साल बाद, 69 यानी कि 69 हो गई है। ठीक है, लेकिन वास्तव में जनसंख्या 80 तो थी नहीं पहले, जनसंख्या 80 की जगह पर कितनी थी, 12,000, मतलब जो इस 80 की वैल्यू है वो कितनी है, 12,000 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ देखिए 12,000, तो देखो हम लिखेंगे 80 की वैल्यू है 12,000, मतलब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 12,000 बटा 80, और वास्तव में हमें अब वैल्यू निकालने कितनी की है, 69 की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 69 से। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 2 बार काट लो, वैसे डायरेक्टली इसको 15 से काट लें, 8 से कटेगा ये 15 बार, 1 0 चिपकेगा पीछे, और ये होता है 15 नम 100, देखो 0 था, 0 लगाया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है ना, तो 15 नंबर होता है 135 की 5 हासिल 13, 15 छक्का 90, 90 और 13 कितना होगा, 103 होगा, 10350, कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, पूछा है इनमें से महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दे रखा है कितना, 11, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM पूछा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए सीधा सीधा आपको एक रूल याद करना है। रूल ये है कि दो संख्याएं, मान लेते हैं कि दो संख्या है, एक संख्या A है, एक संख्या B है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि A मल्टीप्लाई B बराबर होता है उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल के। ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। संख्या बोला है, गुणनफल कितना बोला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 84, देखो ये दोनों जो है गुणनफल कितना आ गया, 84700, और HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना, 11 दे रखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं 11। पूछा है इनका LCM, तो 11 मल्टीप्लाई में था, यहाँ चले गया डिवाइड में, 11 आया डिवाइड में, यहाँ बचा LCM, तो 11 का डिवाइड इसमें जाएगा 7700, इतना आएगा LCM, तो ये मिलेगा हमें ऑप्शन 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है ये दे रखा है भाई आपको पाई चार्ट। ठीक है, और पाई चार्ट भी भाई थोड़ा ये दे रखा पॉइंट वाला, और डाटा जो दे रखा थोड़ा सा भाई ऐसा दे रखा है, कैलकुलेटिव डाटा दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन तो भाई आपने, मतलब मैं तो ये कहूँगा ऐसा क्वेश्चन जो है इसमें टाइम वेस्ट करना हो जाएगा बहुत ज़्यादा ख़राब, तो ऐसे क्वेश्चन को कर देना है, बिल्कुल से ही देखते ही स्किप करना है। स्किप कैसे, मतलब इस बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, बाकी भाई जो करना चाहता है कर सकता है टाइम में, उसके लिए तो भाई क्यों ही छोड़ना है, करो। देखो अगर आपको दिख जाए ऑप्शन है पॉइंट्स में और डाटा कुछ ऐसा दिख जाए, देखो फ्रैक्शन वैल्यू 44%, मतलब फ्रैक्शन भी ऐसा कुछ नज़र आए, परसेंटेज भी ऐसा कुछ नज़र आए, तो आपने क्या करना है, सीधे सीधे स्किप मारना है। ठीक है, हम करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो इस क्वेश्चन को करेंगे लास्ट में, करेंगे अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, 1/5 होती है, कैसे आया है पता है आपको, 1/5 ना। अब मतलब वृद्धि हुई यानी कि 5 से कितनी हो गई कोई चीज़, 6 हो गई है, 5 से वृद्धि होके 1 बढ़ गया ना, 5 में 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है तो 6 हो जाएगा।
और वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है। यानी कि जो 6 की वैल्यू है, वृद्धि करने वाली वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू है 2520। हमसे पूछा संख्या क्या थी, यानी कि 5 की वैल्यू क्या है। मतलब 6 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे पहले हम 6 से डिवाइड करके, फिर 5 की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 6 से इसमें भाग देंगे, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, जीरो, 5 से मल्टीप्लाई सी जीरो, 20 और 21, तो ये आया 2100, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे एक डाटा टेबल तैयार की है और आपने कुछ इसमें से करना है। तो ये क्वेश्चन भी भाई आपने अभी फ़िलहाल मारना है स्किप, मतलब ये तो मतलब वैसे वहाँ तो पूरा स्किप मार देना, बहुत ध्यान मत लगाना ऐसे क्वेश्चंस में। हम करेंगे इस क्वेश्चन को लास्ट में। एक 9th क्वेश्चन करना था और एक अभी ये 11th क्वेश्चन करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं, लास्ट में करते हैं इनको। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, ठीक है, और वैसे ज़्यादा अजीब लग भी नहीं रहा होगा क्योंकि सिंपल सा मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन आपने ध्यान नहीं देना है। इसके ऊपर लगा है बार, ठीक है, इसके ऊपर लगा है बार। तो सॉल्व कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो हमने ये करना है, इस बार को हटाओ यहाँ से पहले तो, और बार को हटाने के बाद नीचे, और पॉइंट हटाया, बार हटाया, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे 1 के आगे 0 नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने हम लगा लेते हैं 9। सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ बचेगा 23 और नीचे 2 बार 9 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद से 2 ही नंबर थे, 2 और 3। अब इसे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करें। अगर मैं इनको थोड़ा सा और छोटा करना चाहूँ, किससे हो सकते हैं, 6 6 12 13, 9 9 11 से कर सकता है क्या, 11 पंजे 11 से अगर काटूँ से 11 पंजे 55 होता है, और 11 6 बचेगा, 11 से 66, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं 11 से, ये वाला काट कर देंगे, 11 नंबर 99, ये कट गया, ठीक है। अब 56 मल्टीप्लाई 23 कर लो, कितना आया, तो ये आएगा 0 और 56 दूनी 112 और 3 6 18 काटे से लेकर मुझे 15 116, 8 6 2 8 1 1 2 1, 1288 आया, 1288। अब चाहो तो नीचे मल्टीप्लाई कर लो, वरना एक बार देख लो ऊपर वाला ऑप्शन, 1288 नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही आंसर है। और अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो नीचे वाला भी नंबर यही मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 से 60 तक की संख्याओं का योगफल सदैव निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होता है। 1 से 60 तक की संख्याओं का योगफल। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल निकालो, 1 से 30 तक की संख्याओं का योगफल निकालो, 1 से 40 तक की, 1 से 100 तक की, 1 से 1000 तक की संख्याओं का योगफल निकालो। योगफल मतलब 1 से 1000 तक की संख्याएं लिखो, उनको जोड़ो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे ऐसे। इसका फॉर्मूला एक होता है, हमें जो याद रखना है, n इंटू n+1/2, ठीक है, n इंटू n+1/2। अब n क्या है, जितने नंबर का निकालना है, 1 से 60 है ना, तो 60 नंबर का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 60, यहाँ लिखेंगे 60 + 1 61/2 और 2 से डिवाइड जाएगा 30। तो ये नंबर बनेगा, ये कुछ ऐसा आएगा कि 30 × 61, ऐसा कुछ आएगा। अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आंसर योगफल तो निकालना नहीं है, हमें ये चेक करना है कि इनमें से किससे विभाजित होगा। देखो पहला वाला ऑप्शन 5 और 9 लिखा है ना, तो 5 से तो हो जाएगा, 5 से 30 कट जाता है। अब 9 से ना तो 30 कटेगा पूरा पूरा, ना 61 कटेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड 2 लिखा था, 2 से 30 कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सही इसका जवाब भी दिया हुआ है। अब अगला देखा 4 और 5, 5 से तो 30 कट जाएगा, लेकिन इस 4 से 30 नहीं कटेगा पूरा, इसी प्रकार से यहाँ भी नहीं होगा, तो 2 वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 80 रन बनाए, ठीक है, टोटल रन बनाए हैं उस बल्लेबाज ने 80, और जिसमें से 9 चौके लगाए हैं और 3 छक्के शामिल किए हैं, ठीक है। अब ये तो वैसे बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन फिर भी एक बार बताने में क्या ही जाता है। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे ना, कि मतलब जो गर्ल्स वगैरह होती हैं जो नहीं देखती हैं क्रिकेट को, चौका का मतलब होता है कि 4 रन और छक्के का मतलब यहाँ पे है 6 रन।
ठीक है। अब 9 चौके मतलब एक चौके में 4 रन मिलते हैं, एक छक्के में 6 रन मिलते हैं। 9 चौके में कितने रन मिलेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 छक्के में कितने रन मिलेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आया, 36 रन यहाँ मिले, 18 यहाँ मिले, तो टोटल कितने बने, छक्के और चौके मिला करके ये बन गए 36 और 8 44 10 54 रन मिल गए। 80 में से 54 रन बने छक्के और चौके में। तो उसने बताना है उसने अपने कुल रन के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए, यानी कि बाकी रन तो दौड़ के बनाए होंगे। 80 में से 54 तो बनाए उसने छक्के चौकों में, तो कितने बचे, 54 और 6 60 20 26 रन ऐसे बने जो उसने दौड़ के बनाए होंगे। यही बताना है कि 26 रन जो हैं कितने प्रतिशत हैं टोटल रनों का। तो अपॉन में लिखो 80, प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 2 से 4 बार काटेंगे, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 13 बार, 13 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो ये आएगा 65, 65/2, तो ये हो जाएगा 32.5, जो कि मिलेगा ऑप्शन 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है 122 का स्क्वायर 123 का स्क्वायर के बीच में कितनी गैर वर्ग संख्याएं हैं। गैर वर्ग का मतलब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो पहली बात, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपने कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा बेसिक ही समझिए। अगर मैं बोलता आपसे कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो गैर वर्ग संख्या है। गैर वर्ग नंबर जैसे मान लो, तो को समझा लेते हैं थोड़ा सा। 16 एक नंबर लिखा है, एक नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 18। तो 16 जो है एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होती है, 4 का स्क्वायर है। 18 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो गई गैर वर्ग संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे बोला ये है, यहाँ पे ये बोला है, जैसे अभी एग्जांपल समझते हैं कि 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी गैर वर्ग संख्याएं हैं। तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब काउंट कीजिए जितने भी इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे सारे गैर वर्गीय ही होंगे, सारे गैर वर्गीय ही होंगे। तो काउंट अगर करेंगे तो इनके बीच में आएगा 10, इनके बीच में आएगा 11, इनके बीच में आएगा 12, 13, 14, 15 आएगा। काउंट कीजिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको रखिए साइड 1 मिनट के लिए। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लिख दूँ, चलो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो गैर वर्ग है। क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर के बाद जस्ट 3 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब इनके बीच में कोई भी जो जितने भी नंबर होंगे सारे गैर वर्ग ही होंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 5 6 7 8। कितने नंबर आए, 4। यहाँ कितने नंबर आए, 6। अगर आप एक रिलेशन, एक फैक्ट ढूंढने की कोशिश करें, एक पैटर्न समझें, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं लगातार थी बिल्कुल, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अगर इस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डबल करते हैं तो मिल जाएगा 6। यहाँ पर भी दोनों संख्या लगातार है, तो अगर इस 2 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका डबल कर दूँ तो मिल जाएगा 4। मतलब अब देखो आपने यहाँ पे से इसका समझना ही है, ट्रिक ये बनानी है, ये पैटर्न ये बनाना है कि अगर दोनों संख्याएं लगातार वाली होंगी, जैसे 2 का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 122 का स्क्वायर 123 का स्क्वायर, और इनके बीच में पूछ ले कितनी संख्याएं गैर वर्ग संख्या है, यानी कि जो किसी का भी वर्ग नहीं है। तो ये करना है, जो पहली वाली संख्या है उसको सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ख़त्म बात। तो 122 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 244, ऑप्शन 3। अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस अब अगली बार देखो आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा। अभी अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम कर दूं कि बताओ भाई 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर में कितनी संख्या है जो गैर वर्ग संख्या है, तो आप सीधे बोल दोगे 30, बस हो गया, सॉल्यूशन हो गया सवाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिल के पास 1672 रुपये हैं, उसने इसे अपने पुत्र अशोक और राज में बांट दिया और उन्हें इसे 9% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा, और यह देखा गया कि अशोक और राज को क्रमशः 11 और 12 वर्ष के बाद सेम राशि प्राप्त हो गई। तो अशोक ने कितनी, ठीक है,
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1672 रुपये हैं अनिल नाम के इंसान के पास। इसने क्या करा, इसके थे 2 लड़के, ठीक है, एक था अशोक और एक था राज। अब इसने बांटे दोनों को पैसे, ठीक है, 1672, और बोला भाई, और उनको दिया, उनसे कहा कि इनको भाई जो तुम पैसा ले जा रहे हो इनको 9% के रेट पर कहीं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अब लड़के गए, उन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद ये देखा गया कि भाई इसने तो लिया 11 साल, इसने लिया 11 साल का समय, और इसके जो रुपए लगे वो 12 साल तक लगे। तो जब देखा गया दोनों के पास जो टोटल अमाउंट बना, इसका 11 साल का, इसका 12 साल का, वो कितना बना, बराबर बन गया। तो बताना है कि अशोक को कितनी राशि दी। अगर मैं मान लूँ कि भाई अशोक को दी इसने एक्स राशि और राज को दी इसने वाई राशि, ठीक है, और दोनों पर ब्याज 9% वाला ही लग रहा है, ठीक है। तो अब आप एक बार मुझे बताइए, चक्रवर्ती ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है ये होता है P1+R/100 यही होता है। अब इसने बोला है कि दोनों का पैसा बराबर हो गया, यानी कि मान लेते हैं ये राज का पैसा है, अनिल का कौन है, ये अशोक का दूसरा वाला, ये बराबर हो गया किसके पैसे के, दूसरे वाले के पैसे के, R/100/T करते हैं। अब दोनों के सेम क्या है, देखो हमने माना कि P की वैल्यू x है, ठीक है, इसको x रुपये में लेते, 1+R 9%/100, साल 11 का लगाया। यहाँ y रुपये लगे थे, 1+R कितना है, यहाँ पे भी 9% है, 100 यहाँ 12 साल का लग गया, T मतलब टाइम होता है, ठीक है। अब ये जाएगा 100 एकम 100, 100+9 109, तो हो जाएगा x × 109/100 की पावर 11 इंटू y × सेम यहाँ बनेगा 109/100 की पावर 12, इतना बन गया। तो यहाँ से x और y का रेशियो मिल जाएगा हमें, देखिए कैसे, यहाँ से मिल जाएगा हमें x और y का रेशियो। अब मैंने ये करा, इस x को ऐसे रहने दिया, y को यहाँ ले गया डिवाइड में, वहाँ पर ये ऐसे रहा नंबर 109/100, 100 की पावर 12, और जब ये नंबर, ये नीचे का नंबर जाएगा ऊपर 100 की पावर 11, ऊपर का नंबर जाएगा नीचे 109 की पावर 11। अब ध्यान से देखेंगे, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं, तो 11 में से, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 में से 11 गया 1, तो यह 109 इसमें से गया ये भी 1, यानी कि ये भी आया 100, यानी कि x और y का जो रेशियो आया वो आ रहा कितना, 109 और 100 का, यानी कि अगर x को दिए हैं 109 तो y को मिल रहा है कितने, 100 रुपये। और दोनों को मिला करके अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देख लें तो भाई दोनों को मिला कर मिल रहे हैं कितने, मिल रहे हैं 209 रुपये मिल रहे हैं दोनों को मिला करके। लेकिन वास्तव में 209 नहीं मिल रहे हैं, वास्तव में तो मिल रहे हैं कितने, 1672। मतलब इस 209 की जो वैल्यू है कितनी है, वो है 1672। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं, 1672/209, हमें निकालनी है 109 की वैल्यू, क्योंकि यही है किसके पैसे, अशोक के पैसे, ठीक है, यही है किसके पैसे, यहाँ देखिए लिखा है ना अशोक, तो अशोक के कितने हैं, अशोक यानी कि एक्स की जगह पे कितना है 109 लिखा है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, तो सब सॉल्व करते हैं हम। देखो, तो ये 200 है, ये 1600 है। अब 2 अट्ठे 16 होता है, अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ क्या जाएगा, 8 नंबर तक, तो हाँ, तो ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जा रहा है। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 109 से, यह आएगा 800 और 8 नंबर 72, यानी कि 872। कौन सा ऑप्शन है ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ 872, और वही सही ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फटाफट से, 7 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 9 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, ऊपर 1 लिखा है अपॉन, तो 7 की 8 से 56, 5 9 की 5 से 45, अपॉन में इनके आपस में मल्टीप्लाई 9 7 जा 63, डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, इसको कर दो 14/5,
5। अब एक काम करो, आप इस 63 को भेज दो कहाँ, इसको भेज दो ऊपर, ठीक है। तो ये 63 चले गया ऊपर, अपॉन इनको जोड़ दो, ये कितना आएगा 50 40 90, 6 5 11, 190 और 11 कितना हुआ 90 10 100 101, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में 5 भी तो है, चलो कोई बात नहीं, 14/5, 5 की मल्टीप्लाई से होगी तो आएगा 505, ऊपर आएगा 63 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। अब देख लीजिए 505 का बनना है, तो 505 तो यहाँ भी सब जगह 505 ही है, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 14 42 की 2 हासिल 4, 14 84, 14 42 की 2 हासिल 4, 14 84 और 4 88 आ रहा है, 882 बट्टे 505। तो अगर सॉल्व करोगे इसे 505 का डिवाइड 2 इसमें देखो कितनी बार जाएगा, ये डिवाइड जाएगा एक बार, तो यहाँ आएगा एक बार डिवाइड किया, इसमें बचेगा कितना, 12 में से 5 गया 7, 7 का 7, 8 में से 5 गया 3 अपॉन 505। तो ये हो गया ऑप्शन कौन सा वाला, सेकंड वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखिए, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 210 में बेची, 20% का लाभ हुआ, लाभ का मतलब 20% ज़्यादा मिला, और ज़्यादा मिला कब, जब 210 में बेची थी, यानी कि 20% की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, ये होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ थी, 1 का लाभ मिल गया उस पर, यानी कि 5 की चीज़ में 1 का लाभ कब मिलेगा, जब 5 की चीज़ को मैं 6 में बेचूंगा, और बेची कितने में 210 में, यानी कि भाई 6 की वैल्यू है 210, तो बताना वस्तु का मूल्य क्या था, तो 5 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 210/6, 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 18 6 × 5 30, ये हो जाएगा 175, ऑप्शन 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है क्वेश्चन 19 है, एक व्यक्ति ने क्या करा है, एक मिनट, अपनी मासिक आय से 40% की बचत करता है, और उसकी मासिक आय में, ठीक है, देखो भाई मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि हमने 100 रुपये है उसकी मासिक आय, ठीक है, इनकम मान ली, और एक मिनट लिख दूँ पहले यहाँ पे, इनकम कितनी मानी 100 इनकम मान ली, फिर वो बोल रहा है 40 रुपये की 40% की बचत करें कि 100 की इनकम है, 40 की बचत कर दी, यानी कि ये हो गई इसकी सेविंग कितनी की 40 की। फिर यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 से 20% की वृद्धि का मतलब 120 हो जाए, तो वह पिछली बचत में 10% अधिक बचत करता है, ठीक है, पिछली बचत में 10% अधिक बचत करता है, यानी कि इसमें इसका 10% निकालो 40 का, तो 40 का 10% कैसे निकालते हैं, 40 गुणा 10/100, यह आ जाएगा 4, यानी कि 4 रुपये ज़्यादा बचा रहा है, तो 4 40 बचा रहा था, अब बचाएगा 44। तो उसके व्यय में देखो 100 कमाए, 40 बचाए, खर्च कितने करे, खर्च करे हैं इसने 60, यहाँ कितने खर्च हो रहे हैं, यहाँ खर्च हो रहे हैं 6 और 4, इतने ही हो रहे हैं ना, 76, 10 में 4 के 6, 11 में 4 के, ठीक है 76 हो रहे हैं। तो बताना है भाई उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, व्यय में पहले 60 का व्यय कर रहा था, अब 76 व्यय कर रहा है, कितना व्यय बढ़ गया, तो व्यय बढ़ गया 16, तो कितने में बढ़ा 60 पे बढ़ा है, तो वृद्धि कितनी हुई, ये प्रतिशत निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे काटेंगे इसे 2 से 3, 2 से 8, तो जाएगा 80/3, तो 80/3 अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 26 3 78, तो 26.67। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आखिरी है, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। 3000 की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज दर से कितने समय में साधारण ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होगा। तो भाई SI साधारण ब्याज क्या होता है, P/R/T/100। तो SI कितना है, इसका साधारण ब्याज कितना है 720 दिया ना, साधारण ब्याज 320 720 प्राप्त होता है, कितना अमाउंट है 3000 है, R कितना है, यानी कि रेट कितना है 3% है, टाइम पता नहीं कितने समय वही निकालना है, अपॉन 100, तो क्या होगा इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। बाकी ये 30 और 3 रहा मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ जाएगा 720 में, कहाँ डिवाइड में, यहाँ बचेगा T, तो 0 से 0, 3 3 9, 9 8 72, कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 बचा है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 या 8 कौन सा था, हाँ 9 ही था। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, और एक 11 भी वो बचा था, उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, और एग्जाम में तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि इतनी प्रतियाँ प्रकाशित की जाती हैं और उन पर रॉयल्टी लागत है इतनी 60,888 की, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 44% का लाभ हो। ठीक है, तो रॉयल्टी लागत की वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि देखो यहाँ पे लिखा ना रॉयल्टी, तो रॉयल्टी की यहाँ पे कुछ परसेंटेज होगा। कहाँ है रॉयल्टी, रॉयल्टी वाला कौन सा है, नीचे है ना ये वाला, 15%। ठीक है, यानी कि जो रॉयल्टी लागत थी 15%, और उस 15% की वैल्यू जो है कितनी है, 60,888, ये है रॉयल्टी लागत की वैल्यू। ठीक है, 15% की वैल्यू। ठीक है, ये है क्या, देखिए यह है पुस्तक के प्रकाशन में कितना खर्च आ रहा है एक पुस्तक के प्रकाशन में, तो वही 15% की वैल्यू इतनी आई है, इतनी लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लिखा इसको, यहाँ से निकाल दी पहले 1% की वैल्यू निकाली यहाँ से, और यहाँ पे निकाल दी हमने ये 100% की वैल्यू। ठीक है, 5 से डिवाइड दूंगा मैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, 3 से काटे तो 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 हम 27, 3 6 18, तो 0, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 नंबर 18 19 की 9 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0, 2 दूनी 4, तो इतना आ गई। ये है टोटल कॉस्ट भाई। ठीक है, कितनी प्रतियाँ हैं, 2537 है, हमें निकालनी एक प्रति की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो इतनी इतनी करने में इतना खर्चा आ रहा है, एक करने में कितना आएगा, देखो 40,5920, ये आ गया एक का, ये आ गया एक का। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा, देखिए 2 से अगर 40 को डिवाइड दें तो 16 दूनी 32 होता है, 17 दूनी 34 होता है। देखिए 17 पंजे 85 की 5 हासिल 8, 34 8 42 हो जाएगा, जबकि यहाँ 40 लाना है। तो अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करते हैं, अरे रे रे, इसको अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ, 16 से सॉरी 2537 को 16 से मल्टीप्लाई, 16 7 112 की 2 हासिल 11, 16 3 48, 48 और 11 59, 9 हासिल 5, 16 पंजे 80, 5 85 की 5 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है, 16 बार हो जाएगा, एक जीरो चपे जाएगा साथ में, यानी कि 160। ये आ रही सिर्फ एक की, एक बुक की कीमत है 160, 44% का लाभ करना है तो कितने में बेचना है। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन बच गया है। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ये बोल रहा है कि भाई एक बुक 160 की है, हमें 44% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचें। यानी कि अगर 100 रुपये की कोई बुक है तो उसको हमें बेचना पड़ेगा कितने में, 144 में, तभी तो मिलेगा 44 का फ़ायदा। इसको छोटा कर लें तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 2 से 25 और 2 से 36, यानी कि 25 की बुक होगी, इसको 36 में बेच दो। लेकिन 25 की बुक नहीं है, बुक तो 160 की है, तो 160 बट्टे 25 करेंगे तो ये एक ही कीमत निकलेगी, हमें निकालनी 36 की कीमत, तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, 5 से डिवाइड, 5 पंजे 25, 5 या 15, 5 दूनी 10, इसकी करेंगे अगर यहाँ पे तो ये जाएगा 1024, और 6 दूनी 12, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 4 12 10 ले तो 4 1 5 1 1 1152 बट्टे 5, तो ये आया 5 दूनी 10, 5 3 15, पॉइंट 5 को 20, 23.4 आ रहा है। क्या यही ऑप्शन में है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, 23.4 कैसे आ गया, तो 1 मिनट, 5 दूनी 10, 5 3 अच्छा 2 से डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले जीरो लगाएंगे फिर पॉइंट बढ़ाएंगे। ठीक है, 230.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये मिल गया। अब एक क्वेश्चन और बचा था, कौन सा था, एक क्वेश्चन और था कुछ इस प्रकार का, ये वाला क्वेश्चन था। तो दी गई अवधि के दौरान बोनस की कुल राशि की गई कुल वेतन राशि का कितना है। ठीक है, बोला है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि, तो बोनस कहाँ है, ये बोनस है, कुल राशि निकालते हैं, तो पॉइंट के बाद के नंबर सेकंड वाले तक ऐड करते हैं, 3 9 12, और तो 14 की 4 हासिल 1, 5 और 1 6 4 10, 10 10 7 17,
17 5 22 की 2 हासिल 2, 2 3 5, 5 और 6 1 7, 4 11 12, तो 12.24। आई थिंक सही ही किया होगा मैंने ऐड इनको। ठीक है, बताना है बोनस की कुछ कुल राशि है उस अवधि के दौरान भुगतान किए गए वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो वेतन की राशि नीचे आएगी उसका कितना प्रतिशत है ये राशि। तो वेतन की कुल राशि तो ये है, ऐड करेंगे 4 8 12, 4 16 तो 18, 8 हासिल 1, 8 और 1 9 5 14, 2 16, 25 और 7 32 की 2 हासिल 3, 3 3 6, 6 2 8 3 11, 2 13 और 3 16, 1628 प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा। हमें आंसर यहाँ निकालना है ना, 4 से छोटा हो जाएगा, 4 3 12, 0 4 6 24 अपॉन 4 6 16, 0 4 7 28। ठीक है, 4 का भागा सिंपल सा 30 में देना है, तो 4 8 32 होता है, 4 7 28 होता है। तो देखो पॉइंट डिवाइड जो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगेगा। अब 0 पॉइंट जहाँ जहाँ पे वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है 407 से, तो 0 पॉइंट देखो ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, 0 पॉइंट ऑप्शन में सिर्फ दो ऑप्शन में है, 1 और 2 ऑप्शन में, लेकिन इसमें 1 पॉइंट के बाद 1 जीरो और लगा है। अब ध्यान दो, अगर मैंने इसका डिवाइड इसमें दिया तो पॉइंट लगाऊंगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा ये नंबर बनेगा 407। क्या मुझे और जीरो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें नहीं पड़ेगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही है, डिवाइड देना, आंसर आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो भाई ये थे टोटल कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे, और इजी तो बिल्कुल बोला नहीं जाएगा इस सेट को। ठीक है, इसी बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन भाई ज़रूर ही देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैथ सेक्शन में आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो ध्यान से समझदारी से देखिएगा, और बहुत टाइम वेस्ट मत करना सारे क्वेश्चंस में। आपको जिन पर विश्वास बढ़े, जिन पर आपको ट्रस्ट आए कि ये क्वेश्चन सही है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, उन्हीं पे अपना थोड़ा बहुत जो टाइम है 1.5 2 3 मिनट का वो लगाइए। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है इसमें। 20 क्वेश्चन टोटल पूरे हैं, पूरे 20 के 20 तो भाई हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे करने हैं। हाँ, रीजनिंग वाला सेक्शन ऐसा होता है, वहाँ हम अटैम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ भाई अगर आ रहा है तो आ रहा है, वरना फिर भाई अटैम्प्ट करने का यहाँ कोई मतलब होता नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब होता नहीं है। तो भाई ये थे क्वेश्चन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो भाई इसे लाइक कर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो 30 मार्क हाँ बनते हैं, कहते हैं कि हम पेपर उड़ा देते हैं, तो ये वाला पेपर उड़ाओ भाई। देखो टीजीटी में या पीजीटी में अगर उनका एग्ज़ाम है तो वो कितने कर रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया ये लगेगा भाई। देखो, क्योंकि आपके दोस्त से भी आप कहना भाई जेन्युइन बता मुझे कितने क्वेश्चन कर पा रहा है, तो ठीक है, जैसा आपका दोस्त है वैसे ही सारे लोग वहाँ आ रहे हैं पेपर देने के लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, तो इतने क्वेश्चन का एक टारगेट बनाना है कि इतने क्वेश्चन तो भाई इतने क्वेश्चन लगभग करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना पसंद आएगी, और अगली वीडियो आएगी शायद अब किसकी, जीएस सेक्शन की। तो हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।